नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े ड्रामा की, मतलब एक तारे की कहानी, उसके शानदार जन्म से लेकर उसके जबरदस्त विस्फोटक अंत तक। तो सवाल यह है कि आखिर एक तारा मरता कैसे है, और इसका जवाब पता है, जितना हम सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा अजीब है। सच तो यह है कि किसी भी तारे का अंत, उसकी मौत, असल में उसके जन्म के वक्त ही तय हो जाती है। तो अगर हमें किसी तारे के अंत को समझना है तो हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के घने अंधेरे में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा ठंडा सा बादल तैर रहा है। तो ये सब शुरू होता है स्पेस में फैली हुई गैस से। धीरे धीरे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू करता है। वो इस गैस को खींचकर एक घने बादल में बदल देता है, जिसे हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। अब जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता जाता है ना, इसका सेंटर बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस हो जाता है, और फिर बूम, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। बस एक नया तारा पैदा हो गया जिसने ब्रह्मांड में अपनी पहली सांस ली है। तो आखिर ये तारा होता क्या है? इसे एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्टी समझ सकते हैं, जो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से एक साथ टिकी हुई है। इसके कोर में, मतलब इसके दिल में, हाइड्रोजन एटम हीलियम में बदलते रहते हैं, और ये सब होता है मैटर की एक सुपर हॉट स्टेट में, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? तारे का रंग उसकी पूरी कहानी बता देता है। जो जवान और गर्म तारे होते हैं ना, वो नीले दिखते हैं, और जो बूढ़े और ठंडे तारे होते हैं वो लाल। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये इस पूरी कमाल की प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, सब कुछ गैस के एक मामूली से बादल से शुरू होता है, जो ग्रेविटी की वजह से एक नेबुला में बदलता है, और आखिर में एक चमचमाते हुए तारे को जन्म देता है। अब देखो, लाखों या अरबों साल तक चमकने के बाद तारे का फ्यूल, मतलब उसका ईंधन, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जैसे ही ये होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तारा फूलकर एक बहुत बड़ा रेड जायंट यानी लाल दानव बन जाता है, और बस यहीं से उसकी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। किसी भी तारे का पूरा भविष्य, उसकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसका वजन यानी उसका मास कितना था। और वो वजन तय होता है एक मैजिकल नंबर से, एक ऐसी संख्या जो सब कुछ डिसाइड करती है। ये नंबर एक तरह से वो कांटा है जो ये तय करेगा कि तारा शांति से बुझ जाएगा या फिर एक जोरदार धमाके के साथ खत्म होगा। इस नंबर को हम जानते हैं चंद्रशेखर लिमिट के नाम से। इसकी खोज की थी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस चंद्रशेखर ने। ये वही लिमिट है जो डिसाइड करती है कि तारे का अंत कैसा होगा। और पता है, इसी जबरदस्त खोज के लिए उन्हें 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो चलो, सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो हमारे सूरज जैसे छोटे या मीडियम साइज के तारे चुनते हैं। तो अगर किसी तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है, यानी हमारे सूरज के मास के 1.44 गुना से कम, तो उसका अंत काफी शांति से होता है, कोई ड्रामा नहीं। तो जैसा कि इस रास्ते में दिख रहा है, तारा अपनी बाहर की लेयर्स को धीरे धीरे स्पेस में उड़ा देता है। पीछे जो बचता है वो है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंस कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये एक तरह से तारे का कंकाल है, एक फॉसिल स्टार जो अरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा होकर एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है और अंधेरे में खो जाता है। लेकिन क्या हो अगर तारे का मास उस मैजिकल लिमिट से ज्यादा हो? तब क्या? तब उसका अंत शांति से बिल्कुल नहीं होता, बल्कि तब हम देखते हैं यूनिवर्स की सबसे जबरदस्त और हिंसक घटनाओं में से एक। वो चुपचाप नहीं जाता, बल्कि एक ऐसे धमाके के साथ जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। इस घटना को कहते हैं सुपरनोवा, एक ऐसा जबरदस्त धमाका जो कुछ वक्त के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकता है। सोचिए, ये तब होता है जब तारे के कोर में आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स बनने लगते हैं। अब आयरन से एनर्जी तो मिलती नहीं, तो तारे का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और नतीजा होता है एक महाविनाशक विस्फोट। अच्छा, इस कॉस्मिक आतिशबाजी के बाद पीछे क्या बचता है? कुछ बहुत ही अजीब चीजें। या तो बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। सोचिए, सिर्फ एक शहर जितना बड़ा, लेकिन उसका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा। या फिर अगर तारा बहुत ही ज्यादा मैसिव था, तो बनता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर, एक ब्लैक होल, ग्रेविटी का एक ऐसा जाल जिससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। तो वापस अपने फ्लोचार्ट पर आते हैं। ये जो नीचे वाला रास्ता है, ये हमें इन्हीं हैवी वेट्स का ड्रामेटिक
और विस्फोटक अंत दिखाता है, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो अब हमने एक अकेले तारे की पूरी कहानी तो देख ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बड़ी कॉस्मिक पिक्चर में कहाँ फिट होता है। देखिए, तारे अकेले नहीं घूमते, वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं में रहते हैं। ये एक तरह से तारों के बहुत बड़े बड़े शहर हैं। हमारे अपने शहर का नाम है मिल्की वे यानी मंदाकिनी, और इस यूनिवर्स में ऐसी करीब करीब 100 अरब और गैलेक्सीज हैं। 100 अरब! और मजे की बात यह है कि ये गैलेक्सीज भी ग्रुप्स में रहती हैं। ये जो दिख रहा है, ये हमारा लोकल सुपर क्लस्टर है। हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे सिर्फ 22 लाख लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कॉस्मिक स्केल पर देखें तो बस पड़ोस में ही है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो ये तारे हमें कुछ खास पैटर्न में दिखते हैं, है ना? इन्हें ही हम तारामंडल या कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। पुराने जमाने में नाविक इन्हीं को देखकर, मतलब इन्हें एक मैप की तरह इस्तेमाल करके समंदर में अपना रास्ता ढूंढते थे। पर तारों की ये कहानी भी एक और बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स करीब 15 अरब साल पहले एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था। और वो जो सुपरनोवा धमाके हुए थे ना, उन्हीं से वो सारे भारी एलिमेंट्स बने जिनसे हमारे ग्रह बने और जिनसे हम सब बने हैं। मतलब हम सब सच में स्टारडस्ट हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हर तारे का एक अंत है, तो क्या इस यूनिवर्स का भी कोई अंत है? क्या ये हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा और एक दिन ठंडा, अंधेरा और खाली हो जाएगा? या फिर क्या ये एक दिन वापस खुद में ही सिमट जाएगा? जवाब हम नहीं जानते। लेकिन अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि सिर्फ तारे नहीं दिख रहे हैं, समय की शुरुआत और शायद उसके अंत को भी देखा जा रहा है।